आर्मी एक ऐसी संस्था है जो आपको बहुत बड़े लेवल तक लेके जा सकती है। तो मैं सबसे पहले ये कहूँगा कि आर्मी तो है ही है, उसके बाद में मेरी बटालियन जो है उसने मुझे बहुत सपोर्ट किया। जो चीज़ मैं डिज़र्व भी नहीं करता था वो भी मुझे दी मेरी बटालियन ने। तो सर आपके लिए आर्मी की डेफिनेशन क्या है? जो मैंने आर्मी की डेफिनेशन बनाई थी वो थी कि ए से ऑल, आर से रिलीजनर, एम से मोटिवेटेड, वाई से यंगस्टर, दीज ऑल आर द चाइल्ड ऑफ मदर इंडिया। मतलब यहाँ सभी धर्मों के जो प्रेरित नौजवान जो यंगस्टर रहते हैं, जो अपने आप में मोटिवेटेड हैं। आम इंसान अगर आप देखते हो किसी को अपने रिलीजन से हटके तो उसको किस नजरिए से देखते हो? मैं सभी धर्मों का आदर करता हूँ, मेरे लिए कोई एक धर्म नहीं है। खास करके मैं एक सैनिक के तौर पे तो मैं भारत माता का सैनिक हूँ। मेरी भाई मेरे लिए देश है, मेरे लिए भारत माता है, दूसरा कुछ नहीं। उसके अलावा मैं कहता हूँ कि इंसान को पहले मानता हूँ। गुरबानी में भी लिखा है कि मानस की जात सब एक पहचान। हम जहाँ तक भी पहुँचते हैं वो एक अध्यापक ही हमें लेके जाता है, सिर्फ उनका नाम चेंज हो जाता है। जैसे पहले उनको हम नॉर्मल अध्यापक कहते हैं, फिर लेक्चरर कहते हैं, प्रोफेसर कहते हैं, फिर आगे डॉक्टर जुड़ जाता है उनके साथ। आज की डेट में ऐसा है कि कोई खुद सही काम तो करना चाहता नहीं, और दूसरा अगर कोई खुद सही काम करता है तो उसको हमने उसकी टांगे खींचनी है, उसको रोकना है, किसी ना किसी तरीके उसके काम में अड़चन डालना है। आजकल लोगों की सोच ये है कि अगर ये कुछ अच्छा काम कर गया तो मैं तो गया, तो मेरे को कौन पूछेगा। अरे भाई कुछ अच्छा कर रहा है तो उसको करने दो, चलने दो उसको, देखो कब तक करता है। जहाँ गलत कर रहा है उसको रोको टोको। आज यही है कि अगर एक बंदा गलत कर रहा है तो ये तो गलत तरीके से आगे बढ़ता जा रहा है और मैं कहीं ना कहीं पीछे हूँ, तो मैं भी क्यों ना गलत करूँ। आपने बहुत से पॉडकास्ट देखे होंगे बट आज का पॉडकास्ट कुछ अलग होने वाला है क्योंकि आज हम बात करेंगे मिस्टर नरिंदर सिंह जी के साथ, जो कि एक रिटायर्ड ऑफिसर हैं। तो अब तक उन्होंने जो भी आर्मी में सीखा है वो चीज़ें वो हमारे साथ शेयर करेंगे ताकि हम भी अपनी डेली लाइफ में उन पे इम्प्लीमेंट कर पाएँ। सबसे पहले तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के इस पॉडकास्ट में। जय हिंद सर। जय हिंद मैम, थैंक यू। तो सर पिछले 28 साल आपने इंडियन आर्मी को दिए हैं, तो आपके अकॉर्डिंग इंडियन आर्मी ने आपको डिसिप्लिन और ऑनेस्टी के रिगार्डिंग क्या सिखाया है? सबसे पहले तो मैं मैम आपको ये बताना चाहता हूँ कि आर्मी का दूसरा नाम ही डिसिप्लिन है। जी। क्योंकि किसी भी जगह पे आप देख लो, जहाँ डिसिप्लिन की बात आएगी, जी। आम हालातों में लोग बात करते हैं, तो जहाँ कहीं उनको लगेगा कि यहाँ कार्रवाई डिसिप्लिन नहीं है तो वहाँ सेना का नाम जरूर आएगा। हर कोई इंसान एक बार तो जरूर बोलेगा कि अगर डिसिप्लिन देखना है तो आप आर्मी में जाओ। जी। वहाँ हर बात जो है, हर काम डिसिप्लिन है। और ये डिसिप्लिन ऐसा होता है मैम कि हमें खाने पीने से लेके, उठने बैठने से लेके, खड़े होके बातचीत करना, जिसको बोले कि हमारा हर एक्टिविटी जो है हमारी तरफ से होनी है वो उस डिसिप्लिन ही है। डिसिप्लिन में हमें सबसे पहले दिखाई जाती है, जो सिखाई जाती है वो है समय की कदर। जी। समय की कदर ये खाली हमारे लिए नहीं, ये हर इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है। आजकल हम देखते हैं कि कोई भी इंसान है भागम भागी लगी हुई है कि कहीं कोई लेट हो रहा है। हर ज़्यादातर आज की डेट में मुझे नहीं लगता कि कोई भी इंसान अपनी जो जगह है वो ड्यूटी कर रहा है या कोई नॉर्मल हालातों में कहीं पहुंचना है तो वो बिल्कुल टाइम पे, दिए हुए टाइम पे पहुंच जाए। इसका उदाहरण मैं देता हूं। कल शाम को आपसे बात हुई, आपने मुझे 11 बजे का टाइम दिया था यहाँ पहुंचने का, जी। तो मैं ठीक 11 बजे आपके टावर के नीचे खड़ा था। जी। इवन कि मैं 5 मिनट पहले ही एंटर कर गया था। जी। इसमें यह है कि हमें डिसिप्लिन में रह के ही हर कार्रवाई करनी है। आम हालातों में भी हम करते हैं, सिर्फ हमें उसको देखना है कि ये कार्रवाई हो कैसे रही। कुछ भी काम करते हैं। उसके बाद में आता है कि ऑनेस्टी। ऑनेस्टी ऐसा है कि हमें देश के प्रति, देश के लोगों के प्रति हमें इस तरीके से सिखाया जाता है ऑनेस्टी और आपकी
जो कार्रवाई है, कैसे हमने देश की रक्षा करनी है, कैसे देशवासियों की रक्षा करनी है। जी। अगर हम ऑनेस्ट होंगे तभी तो कर पाएंगे। बिल्कुल। जरा सी भी हमारे अंदर कहीं ना कहीं ये ऑनेस्टी जाएगी तो वहां पे कहीं ना कहीं देश को बड़ा बड़ा लॉस होगा। जी। इसलिए हमें डिसिप्लिन और ऑनेस्टी जो है वो हमारी बेसिक में ही है, और जिसको हम सारी सर्विस क्या मतलब ताउम्र साथ में लेके चलते हैं। मतलब जो चीज़ पूरी लाइफ काम आनी है आपके, वो चीज़ एक आर्मी में जाके आप सीख जाते हो। बिल्कुल सीख जाते हैं। हर इंसान सीख सकता है, आम इंसान में भी ये सब चीज़ें हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि जो इग्नोर कर जाते हैं इन चीज़ों को। आम इंसान के लिए मुश्किल होता है सर कि ये चीज़ें फॉलो करना। अभी हाँ। आप आर्मी में थे, ज़रा से भी आपने देरी की तो आपको वहाँ सज़ा ज़रूर मिलती होगी उस चीज़ की। बिल्कुल बिल्कुल। तो आम इंसान को जब सज़ा मिलनी शुरू हो जाए, जो आर्मी में नहीं है, जो नॉर्मल प्राइवेट जॉब भी करते हैं, या उन पे हो गए कि फाइन लगना शुरू हो जाए, तो हाँ वो भी डिसिप्लिन को फॉलो करना शुरू कर देते हैं। ये सबसे बड़ी जो चुनौती आती है यहीं आती है, क्योंकि यहाँ पे सिविल में और जो एक एसोसिएशन होती है या एक ऑर्गेनाइजेशन होती है उसमें यही फर्क होता है। सेना एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, देश की सर्वोत्तम ऑर्गेनाइजेशन है ये। जी। अगर इसमें डिसिप्लिन और ऑनेस्टी नहीं होगी तो फिर बाकी तो बहुत दूर की बात है। जी। तो हमें ये चीज़ें सिखाई जाती हैं, जैसे कि आज भी नॉर्मल रूटीन में मैं रिटायर होने के बाद भी मेरा एक बेसिक ये बिल्कुल क्लियर है कि मैं अपने फौजी टाइम के हिसाब से सुबह 4 बजे जग जाता हूँ, जी। चाहे संडे हो या मंडे छुट्टी हो या कुछ भी। 4 बजे जग जाता हूँ, उसके बाद अपना जो भी तैयारी व्यारी करके जितना टाइम मिले मुझे कोशिश करता हूँ कि मैं थोड़ा परमात्मा का नाम भी ले लूँ, और उसके बाद अपने जो ड्यूटी जाने से पहले जो मैं अभी करता हूँ उसमें जाने से पहले जो छोटे मोटे घर के काम वो भी करने की कोशिश करता हूँ, और ड्यूटी में भी टाइम से पहुँचता हूँ। भले ही मुझे खाना छोड़ के जाना पड़े, लेकिन कोशिश करता हूँ कि मैं वहाँ अपनी ड्यूटी से लेट ना हूँ, वहाँ भी टाइम से पहुँचता हूँ। और फिर वहाँ पे जो मेरे काम हैं करने वाले उनको भी मैं प्रायोरिटी बेस में रखता हूँ कि नहीं, जो मेरी ड्यूटी बनती है उसको तो पूरा करना है। और कभी ऐसा हुआ हो सर कि आपके घर में किसी ने डिसिप्लिन तोड़ा हो या कुछ भी ऐसा, तो उस पे आपने डांट लगाई हो उनको? ये तो आम है, क्योंकि आप दूसरे को डिसिप्लिन तभी कर सकते हैं जब आप खुद डिसिप्लिन हैं। जब मैं डिसिप्लिन में रहता हूँ तो मुझे अगर घर के कोई भी मेंबर है, चाहे मेरे बच्चे हों, वाइफ हो, या मेरे अदर जो भाई बहन या दूसरे कोई संगी साथी हैं, मैं उनको कोशिश करता हूँ कि जरूर थोड़ा बहुत तो पनिश करता हूँ। क्योंकि जो माना जाता है कि आर्मी, आपने आर्मी ऑफिसर बने, आर्मी ज्वाइन की, आपको तो वो डिसिप्लिन सिखाया गया, लेकिन जब आप घर में आते हो तो पूरी फैमिली को आप डिसिप्लिन सिखा देते हो, तो वो फॉलो करना फैमिली के लिए कहीं ना कहीं मुश्किल भी हो जाता है। तो कभी कभी वो भी बोलते होंगे कि आप तो करो, आपको करना है, हम नहीं करेंगे। कभी ऐसा हुआ है आपके साथ? ऐसा नहीं होता। मेरे बड़े भाई हैं, भाभी जो मेरी बड़ी हैं, बहनें हैं मेरी बड़ी, या कोई भी, चाहे मेरे से उम्र में बड़ा हो या छोटा हो, हाँ ऐसा नहीं कि मैं उनको उस तरीके से डांटता हूँ, लेकिन उनको भी पता है कि हाँ कहीं ना कहीं अगर टाइम की बात आ गई, कहीं जाना हो गया, हमने कहीं खुशी गमी में जाना है या कहीं इधर उधर जाना है या घर में कोई फंक्शन रखा है हमारे, तो सबसे पहले मैं उनको क्लियरली बता देता हूँ, चाहे कोई गुस्सा करे या कुछ भी करे, उनको मैं क्लियरली, भाई टाइम पहले, समय पे कार्रवाई सारी होनी है। हाँ थोड़ा बहुत सिविल लाइफ के हिसाब से थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट हम करते हैं, क्योंकि हम बिल्कुल वैसा नहीं कर सकते, थोड़ा बहुत एडजस्ट करते हैं, लेकिन उसी हिसाब से उनको ढलना पड़ता है, वो अपनी चाल चेंज कर लेते हैं। बिल्कुल। हाँ ये है बिल्कुल। यहाँ पे सर आपने ऑनेस्टी की बात की है, तो आपके हिसाब से अगर एक आम इंसान अपनी लाइफ में ऑनेस्टी लेके आ जाए अपने काम को लेके, तो कितना बदलाव कर सकता है वो अपनी जिंदगी में?
ऑनेस्टी की बात मैम ऐसे है कि हम्म, ये तो हर इंसान के अंदर होनी चाहिए। जी। आज अगर देश में हम कहीं ना कहीं बात करते हैं कि क्राइम हो रहा है, कहीं ना कहीं करप्शन हो रहा है, तो उसकी मेन वजह ही ऑनेस्टी है। जी। ऑनेस्टी हर इंसान में होनी चाहिए। सबसे पहले तो ये आता है कि अगर कोई इंसान किसी पावर में है, किसी कुर्सी में है, उसको पता है कि मेरे पास कुर्सी कौन सी है, संवैधानिक ओहदा कौन सा है, जी। मेरी ड्यूटियां क्या बनती हैं, हम्म, जिम्मेवारियां क्या है मेरी, अगर वो ऑनेस्टी से उनको समझ ले और उनको करने की कोशिश करे, जी। तो मुझे नहीं लगता कि कहीं करप्शन और क्राइम हो सकता है। इसमें हर लेवल का जो कुर्सीधारी इंसान है वो सब शामिल है इसमें। जी। क्योंकि जब तक अभी मैं किसी के पास एक आम इंसान हो के हम्म, किसी को कानून लागू नहीं कर सकता, किसी को मतलब किसी के ऊपर किसी तरह लागू नहीं कर सकता, लेकिन जो एक संवैधानिक ओहदा लेके बैठा है कोई भी हो, अ, चाहे वो ऑफिशियली हो, चाहे वो पॉलिटिकली हो, या किसी भी लेवल का इंसान है, वो जब तक अपनी कुर्सी की मर्यादा समझेगा नहीं, अपनी ड्यूटी समझेगा नहीं, जी। तो क्राइम और करप्शन चलता ही रहेगा। और जो आम इंसान की बात करें, हम्म, तो उसको भी पहले ये सोचना है कि मैं किसी कुर्सीधारी से काम क्या करवा रहा हूँ। आज की डेट में हम्म, अ, एक सोच चल रही है कि हर इंसान की लगभग सोच जो बनी पड़ी है वो ये है कि मैं अगर कुछ गलत करता हूं तो मुझे कोई रोकने टोकने वाला नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। आज की जो इंसान की सोच इतनी नेगेटिव जा रही है कि हम्म, मेरे गलत में कोई मेरा साथ दे, हम्म, मैं कुछ गलत करूं तो जो कुर्सीदारी है या कोई पॉलिटिकल बंदा है या किसी भी लेवल से उसको जहां हेल्प मिलने वाली उसको लगती है, तो वो सोचता है कि मैं कुछ गलत करूं तो मुझे उसमें साथ मिले उसका। जी। फिर उसके लिए वो क्या करता है, वही आ जाता है, रिश्वतखोरी करेगा या किसी से कोई ना कोई गलत काम करवाएगा। हम्म, जिसको वो काम के लिए सिफारिश डालेगा, वो फिर ऐसा तो है नहीं कि या तो वो फिर उसको बोलेगा भाई तेरे ऊपर ये कानून बनना है, तेरे को ये सजा होनी है, या तो फिर उसको बनती सजा दो, नहीं तो फिर आप भी एडजस्टमेंट कर रहे होंगे कहीं। बिल्कुल सर। होता है। यही है कि मान लो मैं कोई गलत काम कर रहा हूं तो जो सामने वाला कुर्सीधारी इंसान है उसको पहले सोचना चाहिए कि क्या मैं इस इंसान की हेल्प सही कर रहा हूं, क्या इसने जो काम किया वो समाज के लिए अच्छा है या गलत कर रहा है। तो उसको देखते हुए ही अपनी अगर हर इंसान अपनी ड्यूटी करेगा तो मेरे को लगता है कि ईमानदारी तो अपने आप ही है क्लियर। हाँ, ईमानदारी तो अपने आप आ जाती है सर। हाँ, तो यहाँ पे बात करें तो जो आपने सूबेदार रैंक हासिल किया, तो उस रैंक के दौरान क्या-क्या ऐसे चैलेंजेस आए? क्या ऐसी चीज़ इम्पैक्ट की आपको जो शेयर करना चाहोगे आप? मैम आर्मी में रहते हुए मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहूँगा कि ये एक ऐसी संस्था है हुँ, जहाँ पे शेर और बकरी साथ होते थे। और आर्मी एक ऐसी संस्था है जो आपको बहुत बड़े लेवल तक लेके जा सकती है, बहुत हेल्पफुल बोलें इसमें आपको। एसओ ऐसी एक ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे आपको एक सोल्जर तो उन्होंने बना दिया, जी। एक आपको सैनिक बना दिया। आपसे जो देश के प्रति जो ड्यूटी करवानी है वो तो कराएंगे कराएंगे, हुँ, हुँ। वो तो आपको करनी है, चाहे हंस के करो चाहे रो के करो, जी। वो तो चाहे डिसिप्लिन रह के करो चाहे आपको फोर्स करके भी किया जाएगा, जी। ड्यूटी तो आप करेंगे ही करेंगे। हुँ, इसके अलावा ये है कि आपको वो आपके निजी काम में हेल्प करती है। मान लीजिए अगर एक सिपाही भर्ती हुआ है हुँ, हुँ। तो वो चाहता है कि उसके अंदर हमारे जो ऑफिसर साहब होते हैं वो देखते हैं कि बंदे में क्वालिटी है, कितना पढ़ा लिखा है, वो सब बायोडाटा तो हमारा सबका सामने ही रहता है। बिल्कुल।
तो वो उसको प्रमोट भी करते हैं कि आप अफसर के लिए ट्राई करो, अफसर बनो, अगर आप कर सकते हैं। उसको टाइम देते हैं पढ़ने के लिए, उसको जो भी चीज़ उसको हेल्प चाहिए होती है जवान को, वो देते हैं कि आप अपनी लाइफ चेंज करो। ठीक है, सिपाही बन गए, आप अपनी ड्यूटी करते रहो, आपको जी। हमारी तरफ से टाइम चाहिए, वो लो। फिर किसी भी तरह की हो, मेडिकल सुविधा हो, मान लो आपको परिवार में मेडिकल चाहिए, जिसका लाइव एग्जांपल मैं बैठा हूँ खुद, जी। कि मेरे सर्विस के दौरान मुझे बहुत से चैलेंज आए, जिसमें मेरे थोड़ा परिवार में किसी तरह से मेरी बेटी की तबीयत ठीक नहीं रहती थी, मेरी वाइफ की तबीयत ठीक नहीं रहती थी। तो मैं सबसे पहले ये कहूँगा कि आर्मी तो है ही है सर्वोत्तम मेरे लिए। उसके बाद में मेरी बटालियन जो है, उसने मुझे बहुत सपोर्ट किया। जी। बटालियन में हर ओहदेदार ने मुझे सपोर्ट किया। मैं ये कहूँगा कि उन्होंने तो जिस तरीके से जो चीज़ मैं डिज़र्व भी नहीं करता था, वो भी मुझे दी मेरी बटालियन थी। मेरी जगह किसी लड़के ने तो एक्स्ट्रा ड्यूटी करी होगी, मुझे कई कई महीने तक छुट्टी दे देते थे। वो लंबी चौड़ी बात है, वो अलग बात है, लेकिन मैं ये बिल्कुल क्लियर कहता हूँ कि आर्मी ने हमें बहुत सपोर्ट किया। उसके बाद में मुझे जो बनता, मेरा जो प्रमोशन था, उसके लिए मैंने अपने काडर किए, जो जो ट्रेनिंग मुझे लागू थी, मैंने ट्रेनिंग भी पास करी अपनी, मुझे प्रमोशन भी मिला। यहाँ मैं एक बात कहूँगा कि जितना आप आगे आएंगे उतना आपको सपोर्ट मिलेगी। मैंने अपनी बटालियन के किसी भी काम में कभी पैर पीछे नहीं खींचा, और मेरा भी हाथ पकड़ के रखा मेरी बटालियन ने, छोड़ा नहीं मुझे। जी। हाँ, मतलब आप ऑनेस्ट थे उनके लिए, हाँ, तो वो भी आपके लिए उतने ये ही थे। सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि हम्म। जब मुझे समय मिलता कि मैंने बटालियन के लिए कुछ करना है, तब मैंने कभी पैर अपना पीछे नहीं हटाया, करने की कोशिश की बात, चाहे भले ही मेरे घर के हालात कैसे थे कैसे नहीं, उनको मैंने बीच में नहीं लेके आया। जब ऐसा मुसीबत मेरे ऊपर बनती, तब बटालियन ने मुझे ये देखा कि हाँ, आप यहाँ नहीं रहोगे, हम संभाल लेंगे, लेकिन आप पहले अपना वो भी संभालो, वो भी जरूरी है। जी बिल्कुल। हमारे एक सीओ साहब थे, हमारी बटालियन थी मेरठ में। जब हम लोग छुट्टी जाते थे तो मैंने उनकी तरफ से एक बात जो है, मैं कई बार बातें बहुत ज़्यादा सुनता हूँ, लेकिन मैं देखता हूँ कि किस बात के ऊपर हमने विचार भी करना है और उसको सोचना भी है, और हमारा जो कमांडर है वो हमारे लिए कितना अच्छा सोच रहा है। बिल्कुल। हमारे सीईओ साहब बोलते थे कि जब आप छुट्टी के लिए यहाँ से निकल गए, तब आप भूल जाओ कि आप फौजी हैं। खुल के एंजॉय करो, घर में जाके जियो जिंदगी अपनी, जी भर के जियो। तब आपने ये नहीं सोचना कि मैं फौजी, हाँ, एक सिविलियन बन जाओ जाके। क्योंकि अगर आप वो चीज़ लेके जाओगे घर में साथ, हाँ, तो आप एंजॉय उससे नहीं कर एंजॉय नहीं पाओगे। कर पाओगे। तो बिल्कुल। वो हमारे सीईओ साहब का यही मानना था कि हम्म। जब तक मैं आपके बिना काम चला सकता हूँ, चाहे लड़ाई लग जाए, मैं चलाऊंगा। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको छुट्टी से ना बुलाऊं। जब बहुत बड़ी आफत आ जाएगी देश के ऊपर, तब तो फिर आना ही पड़ेगा। बिल्कुल। हाँ, लेकिन उनका ये चीज़ मुझे अच्छी लगती थी। हम लोग ये भी करते थे कि जब छुट्टी जाते थे तो हम बेफिक्र हो जाते थे कि हाँ, हम अभी आ गए तो इतनी जल्दी तो हमें कोई बुलावा नहीं आएगा। हाँ, तो सर आपके लिए आर्मी की डेफिनेशन क्या है? सबसे पहले मैं आर्मी की डेफिनेशन की बात करूं तो आर्मी की अलग अलग डेफिनेशंस हैं, हर तरह की डेफिनेशन अलग अलग है। और जो मैं आर्मी की डेफिनेशन बना के चलता हूं, क्योंकि हमारी आर्मी में बहुत सारी रेजिमेंट अलग अलग तरह की हैं। जी। कोई बंगाल का नाम दिया गया है, किसी को बिहार का नाम दिया है, किसी को जाट का नाम दिया गया है, किसी को सिख का, किसी को सिखलाई का, किसी को पंजाब का। ऐसे ऐसे करके, कोई आर्टिलरी है, कोई आर्मर्ड है, ऐसे करके कई तरह के हमारी जो रेजिमेंट्स हैं। उसमें रिलीजन भी है बीच में। रिलीजन में आ जाता है कि हम सभी
जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब कॉमन रहते हैं इसमें। तो इसमें उस चीज़ को लेके जो मैंने आर्मी की डेफिनेशन बनाई थी वो थी कि ए से ऑल, आर से रिलीजनर, जी, एम से मोटिवेटेड, जी, वाई से यंगस्टर्स। These all are the child of मदर इंडिया। जी, मतलब यहाँ सभी धर्मों के जो प्रेरित नौजवान, जो यंगस्टर रहते हैं, जो अपने आप में मोटिवेटेड हैं। बहुत अच्छी एग्जाम्पल दी है सर आपने, क्योंकि इसमें क्या होता है कि किसी धर्म को हम वो नहीं करते हैं जी कि ये इस धर्म का है तो हम इससे बात नहीं करेंगे, वहाँ जी सबको इक्वल समझा जाता है। जी और कहीं ना कहीं वो ही चीज़ें आके आपकी जो निजी लाइफ है, डेली जब आप एक बार रिटायर्ड होके आ जाते हो आर्मी हाँ से, तो वही चलती है आपके लिए। आम इंसान अगर आप देखते हो किसी को अपने रिलीजन से हटके, तो उसको किस नज़रिए से देखते हो? देखिए, इसमें हम अगर धार्मिक तरह की बात करें तो मैं सभी धर्मों का आदर करता हूँ। जी, मेरे लिए कोई एक धर्म नहीं है। खास करके मैं एक सैनिक के तौर पे तो मैं भारत माता का सैनिक हूँ। मेरी भाई मेरे लिए देश है, मेरे लिए भारत माता है, दूसरा कुछ नहीं। बिल्कुल। उसके अलावा मैं कहता हूँ कि इंसान को पहले मानता हूँ। और गुरबानी में भी लिखा है कि मानस की जात सब एक पहचान लो। जी, तो मैं ये चीज़ें बहुत ज़्यादा तो मैं धार्मिक ग्रंथों के बारे में नहीं जानता, लेकिन सीखने के लिए उनमें से चंद एक जो चीज़ें ले लेता हूँ मैं और उनको लेके चलता हूँ। मैं किसी इंसान में फ़र्क नहीं करता, जी, हर इंसान के साथ बराबर मिलके चलता हूँ। मेरे लिए कोई सामने वाला सिर्फ इंसान है, वो कौन है, किस धर्म से है, किस जात से है, किस मज़हब से है, मेरे को कोई लेना देना नहीं उससे। मुझे सिर्फ इस चीज़ के बारे में मैं देखता हूँ कि उसको मैं फ़ायदा क्या दे सकता हूँ, उसके लिए मैं अच्छा क्या कर सकता हूँ, कोई भी हो। हम फौजी जो होते हैं, हम जो सैनिक होते हैं, हम बॉर्डर में खड़े हैं, कल को कुछ भी इंसिडेंट होता है, कोई लड़ाई हो जाती है, हम ये थोड़ी ना देखते हैं कि सामने वाला गोली कौन चला रहा है। वो तो हमें पता है कौन हो सकता है। अलग अलग कंट्रीज में उधर भी अलग अलग तरह के लोग रहते हैं। सामने वाला उस कंट्री का कौन सा ऐसा बंदा है, किस धर्म का बंदा है जिसने मेरे ऊपर गोली चलाई, और यहाँ किसके लगेगी, मेरे लगेगी या कोई दूसरा जो साथी मेरे साथ खड़ा है, वो किसी भी रिलीजन से हो सकता है, उसकी लगेगी गोली। और फिर हम ये नहीं सोचते कि मेरे पीछे मैं किसको बचा रहा हूँ। मेरे पीछे सिर्फ वो देशवासी है, मेरे लिए वो भारतीय है, देशवासी है, वो कोई भी हो सकता है। मुझे उसके लिए लड़ना है, देश के लिए लड़ना है, ना कि किसी एक पार्टिकुलर रिलीजन के लिए। तो एज ए सोल्जर मेरी बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती है कि ये इसके लिए मैं, जो हमारे सैनिक हैं, वो किसी भी लेवल का हो सकता है, जो ऊंचे ओहदेदार भी हो सकते हैं या एक नॉर्मल सिपाही जिसको हम बोलते हैं, मैं उनके लिए भी एक अपनी तरफ से मैसेज देने की ये कोशिश करूंगा कि जो भी एक सैनिक है उसके ऊपर, कंधों के ऊपर बहुत बड़ा जिम्मेवारी है, अगर वो समझे। क्योंकि एक बंदा जो है वो भी पूरे देश की रक्षा कर सकता है, क्योंकि मोर्चे पर जब खड़ा है तो पीछे कितनी पब्लिक है उसके। तो लड़ाई पहले उसको लड़नी है, सिंगल आदमी की। अगर वो खत्म होगा तब आके पीछे आंच आएगी। और उसको ये नहीं पता कि मेरे पीछे कितने लोग हैं, मुझे तो लड़ना ही लड़ना है पहले। वो अपना पैर पीछे नहीं खींच सकता। तो सर आर्मी ऑफिसर के बाद, आप सूबेदार रिटायरमेंट के बाद, जो आप एजुकेशन सिस्टम पे काम कर रहे हो एज अ कैंपस मैनेजर, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन कैसे आई आपकी लाइफ में? ये ऐसा है कि 2023 जून में मैं रिटायर्ड हुआ आर्मी से, जी, और जुलाई में ये प्रोजेक्ट आ गया।
पंजाब सरकार का कि सभी सरकारी स्कूलों में जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल हैं उनमें एक एक कैंपस मैनेजर और दो दो सिक्योरिटी गार्ड रखे जाएंगे। तो उन्होंने पहले अपनी जो ऑनलाइन फॉर्म भरवाए, जी। उसमें हमने भरे, फिर तो ये कंटिन्यू हो गया। तो उसमें हमारा सिलेक्शन हुआ, हमें ड्यूटी मिली कैंपस मैनेजर की। जी। तो कैंपस मैनेजर का इसमें ड्यूटी ये है कि नॉन टीचिंग काम, जितने भी नॉन टीचिंग काम हैं वो सारे कैंपस मैनेजर देखेगा। और एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ जुड़ के हमें बहुत अच्छा लगा। मैं अगर एजुकेशन डिपार्टमेंट की सबसे पहले मैं बात करूँगा तो मेरे लिए अभी का नहीं, बहुत देर पहले का, परमात्मा को तो हम सब सर्वोत्तम मानते ही मानते हैं। हाँ जी। उसके बाद में आते हैं हमारे माता पिता। तीसरे नंबर पे मैं पूरे देशवासियों को ये बताना चाहता हूँ कि जो मेरे लिए सर्वोत्तम ओहदेदार है वो है अध्यापक, टीचर। हमें 4-5 साल 6 साल तक हमारे पेरेंट्स जो हैं वो बड़ा करते हैं कि नर्सरी क्लास तक कम से कम हमें 2.5-3 साल में शुरू कर देते हैं, हाँ जी। और 6 साल में हमारी पहली कक्षा शुरू होती है। आज हम जहाँ भी हैं, आज मैं यहाँ पे बैठा हूँ, तो भले ही मेहनत मैंने करी है, अलग अलग एक्टिविटीज़ में मैंने पार्टिसिपेट किया, अलग अलग तरह के चैलेंज मेरी लाइफ में आए, पर कहीं ना कहीं उनको जो पार करने के लिए जो मुझे इस लायक बनाया, तो एक अध्यापक ने बनाया। अध्यापक की मैं सबसे ज़्यादा पहले जिसको बोल रहा हूँ कि आज मैं सभी देशवासियों को और सभी कुर्सीधारी जो कलमधारी लोग हैं, मैं सबको एक मैसेज देने की कोशिश करूँगा कि आप सब भी इस चीज़ को पहले पहचानें, जी। जानें इस चीज़ को। आज भले ही वो किसी लेवल का भी ओहदेदार हो, टॉप ऑफ द चेयर पे बैठा हो या नीचे में जितने भी लोग हैं। मैंने अपनी एक कविता लिखी है, ज्ञान का दीपक एक अध्यापक, उसमें मैंने ये सब मेंशन किया हुआ है विद पिक्चर्स। तो आज हम जहाँ भी हैं, किसी भी ओहदे पर बैठे हैं, तो वो एक अध्यापक की देन है। एक अध्यापक जो हमें एक बिंदु से लेके हमें इस पावर तक पहुंचाता है कि हम अपने हाथ में लेके ग्रीन पेन चला सकें या रेड पेन चला सकें, ब्लैक चला सकें, जी। ब्लू चला सकें। हमें इस लेवल तक पहुंचाता है कि हमारे उस पेन से साइन चलते हैं। अगर हमें उस साइन तक किसी ने पहुंचाया है तो वो है अध्यापक। हम हाई स्कूल तक पढ़ते हैं, सबसे पहले तो जो प्री प्राइमरी से जो टीचर हमें आगे एक बिंदु से लाइन मारना सिखाते हैं, उनकी बहुत बड़ी मेहनत होती है। जी। फिर आगे आगे चलते चलते फिर किसी भी लेवल का हो, अगर हम आज बात करें कि यूपीएससी लड़के लड़कियां पास करते हैं, और भी किसी एज के लोग यूपीएससी का टेस्ट आज अगर देखें तो अभी कल हाल की बात है कि अभी यूपीएससी का जो टेस्ट हो उसमें हमारे पंजाब के 7 से 8 बच्चों ने यूपीएससी क्लियर किया है। तो उनको भी मैं सबसे पहले तो बधाई देता हूं कि उन्होंने ये टेस्ट पास किया, और देश के सभी जो बच्चे जिन्होंने ये यूपीएससी का एग्ज़ाम क्लियर किया है, सबको मैं शाबाशी भी देता हूं और बधाई भी देता हूं। लेकिन उनको मैं एक मैसेज भी देना चाहता हूं कि आप कल को बहुत बड़ी बड़ी कुर्सियों पर बैठेंगे, लेकिन आप ये मत भूल जाना कि आपको इस कुर्सी तक लेके जाने वाला एक अध्यापक है। जिसने आपको यूपीएससी में ट्रेनिंग करवाई वो भी एक अध्यापक है, क्योंकि जो कोच होते हैं, जो भी ट्रेनिंग किसी भी तरह के होते हैं, तो वो एक अध्यापक होते हैं हमारे लिए। जो हमें सामने खड़ा होकर पढ़ा रहा है, कुछ सिखा रहा है, वो अध्यापक ही है। क्योंकि पेरेंट्स का काम वहाँ तक था, रोल उन्होंने अपना अदा किया, बाद में अध्यापक का रोल प्ले होता है। बिल्कुल और उसके बाद मोटिवेट सबसे ज़्यादा अध्यापक करता है। बिल्कुल। आपको अभी इसके बाद में हम जहाँ तक भी पहुँचते हैं वो एक अध्यापक ही हमें लेके जाता है, बिल्कुल। सिर्फ उनका नाम चेंज हो जाता है।
जैसे पहले उनको हम नॉर्मल अध्यापक कहते हैं, फिर लेक्चरर कहते हैं, प्रोफेसर कहते हैं, फिर आगे डॉक्टर जुड़ जाता है उनके साथ। जी। उनका नाम, उनका भी अपॉइंटमेंट चेंज हो जाती है, लेकिन वो हमारे लिए तो अध्यापक ही हैं जो हमें सिखा रहे हैं। बिल्कुल। तो ये चीज़ों के लिए भी मैंने बहुत बड़ा एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ जुड़ने का मेरा मकसद है और मुझे खुशी भी है। और मैं इसके साथ में, मुझे जो एजुकेशन डिपार्टमेंट में जुड़ के एक कमी नज़र आई, कमी ये है कि बच्चों को 8वीं तक फेल नहीं करना। ये एक एक्ट पास हुआ है, तो मैं भारत सरकार से भी और बाकी जो स्टेट गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि उन्होंने किस मकसद से ये एक्ट पास किया, उसके बारे में तो वही जानते हैं। लेकिन इसका आज की डेट में जो बच्चों को फ़ायदा कम, नुकसान ज़्यादा हो रहा है। जी। वो पढ़ेंगे क्योंकि नहीं। बच्चों के बीच में डर खत्म हो गया पढ़ाई का, टीचर का डर खत्म हो गया, पेरेंट्स को उसकी फिक्र नहीं रही। उनको पता है कि बच्चा एक बार स्कूल में चला गया तो 8वीं तक तो बिना ब्रेक पास ही होता जाएगा, ये चलता रहेगा। जी। और बच्चे के मन से ये डर निकल गया। क्योंकि जो बेस होता है वो हमारा नर्सरी से बेसिक स्टार्ट होता है। बेस जो 8वीं तक की तो बनना है, तो 8वीं तक उस बच्चे को डर नहीं है फेल होने का। कभी स्कूल आ गया तो भी चलेगा, नहीं आ गया तो भी चलेगा। टीचर बेचारे फ़ोन कर करके परेशान हो रहे हैं, माता पिता को फ़ोन करते हैं, बच्चों को फ़ोन करते हैं, भाई आओ स्कूल आओ, पढ़ो, आपका ये टेस्ट होने वाला है, आपका वो टेस्ट होने वाला है। बच्चों को फिक्र ही नहीं। जब हम लोग पढ़ाई करते थे तो टेस्ट का नाम सुनते हम लोगों को तो मतलब जिसको बोले खाना पीना भी अच्छा नहीं लगता था। और आज बच्चे जब उनको पता है हाँ पेपर देने आ रहे हैं, और वो आ रहे हैं ऐसे पटे रंग बिरंगे फैशन बना के आ रहे हैं, चिंता ही कोई नहीं। चिंता है तो सिर्फ उस टीचर को है जिसको पता है कि मुझे इसका जवाब देना है कि ये फेल क्यों हुआ। ये एक जो फायदेमंद जो एक्ट पास किया होगा सरकार ने अपने किसी तरीके से, किसी सोच के कारण, उसका लॉसेज हो रहा है, फायदा नहीं हो रहा। और मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको मॉडिफाई कर लें। अगर बंद नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते तो मॉडिफाई करें। थोड़ा बहुत टीचर को भी अधिकार दें, क्योंकि टीचर के हाथ से डंडा भी छीन लिए, आप बच्चे को पनिश नहीं कर सकते, बच्चे को डंडा नहीं मार सकते, बच्चे को थप्पड़ नहीं मार सकते, बच्चे को किसी तरीके से आप पनिशमेंट, जैसे हम लोगों को बचपन में मुर्गा बनाते थे और करते थे, ऐसे करते थे। तो आजकल तो सब उसके ऊपर भी टीचर डरते हैं कि अगर हमने कुछ किसी को कर दिया तो पता नहीं क्या क्या। जनरेशन गैप भी तो बहुत ज़्यादा है ना सर यहाँ पे। हमारी जनरेशन में कुछ अलग थे, हम डरते, हम पेरेंट्स से डरते थे इतना जी ज़्यादा, जी तो टीचर को भी वही रिस्पेक्ट देते थे। जी आज के टाइम पे अगर हम अपने माँ बाप की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे तो हम किसी की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। जी ये चीज़। तो आपने यहाँ बताया आप राइटर थे, जी। तो आपने कोई कविताएं लिखी है जो हमारे दर्शकों को कविताएं मैंने लिखी हैं। कविताएं सबसे पहले जिसको बोलें कि आजकल तो वो एक अलोप सा होता जा रहा है। हमारे देश में सबसे पहले एक नारा चलता था, जय जवान जय किसान। जी। तो मैंने देश के सैनिकों के ऊपर भी एक लिखा है, किसान की लाइफ के ऊपर भी लिखा है, अध्यापक के लिए भी लिखा है, जो आज एक बुराई चल रही है नशे ड्रग्स का, उसके बारे में भी लिखा है। फिर मैंने जो हम लोग बात कर देते हैं कि आपा की लेना, किसी भी चीज़ को अगर किसी के साथ कुछ बुरा हो रहा है तो उसको हम लोग क्या करते हैं, हम छोड़ते हैं, हमें क्या लेना है, छोड़ो, उसके ऊपर भी लिखा है। और अभी आज अगर बात करें तो आज है इंटरनेशनल वुमेन्स डे है, तो मैं इसके लिए हमारे देश की सभी वुमेन्स को, हमारी माताएं बहनें बच्चियां जो हैं, मैं उनके लिए, सबके लिए सबसे पहले तो उनको इस दिन के लिए शुभकामनाएं, उनको बहुत बहुत मुबारक देता हूँ। और हमारे देश की जो नारी जिसको बोलते हैं, बहुत सर्वोत्तम है। मानने वालों के लिए तो ये बहुत
बड़ा है। ना मानने वाले तो आपको पता है कि जैसे तैसे करके भी औरत को तो रिस्पेक्ट देते नहीं। लेकिन बहुत सा आज माहौल चेंज हो गया है कि औरत की रिस्पेक्ट होने भी लग गई है, जी। क्योंकि उसने अपना लोहा मनवाया है कि नहीं, मुझे रिस्पेक्ट की ज़रूरत है, आप मुझे रिस्पेक्ट दो। तो बनता है कि रिस्पेक्ट देना बनता है हमारा। जी। तो इसके बाद में मैंने एक लिखी है कविता, उसके कुछ बोल अगर मैं आपसे साझे कर पाऊँ। जी, कर दीजिए कोई बात नहीं। ये है कि मैंने एक औरत को कहाँ कहाँ मतलब रुतबा दिया है। इसमें मैं लिखता हूँ कि जिसे खुदा ने अपना रूप दिया, सजदा करूं उस माँ को जिसने मुझे जन्म दिया। कभी बहन बनकर लाड लड़ाती है, पत्नी बन के दुआएं मांगती है। बनी घर आंगन की रौनक जो, वो बेटी बड़ी न्यारी है। मेरा सर झुक करे सलाम जिसे, ऐसी मेरी देश की नारी है। तुझे कभी सावित्री बाई, कभी मदर टेरेसा कहते हैं। तेरा जोश है माई भागो सा, तुझे रानी झांसी भी कहते हैं। कभी शिक्षा और सम्मान दिया, कहीं भटक गए तो थाम लिया। तू वीर आंगना स्वतंत्रता की, तेरी गाथा बड़ी न्यारी है। मेरा सर झुक करे सलाम जिसे, ऐसी मेरे देश की नारी है। सर, जो आर्मी लाइफ है उसने आपको लीडरशिप के बारे में क्या सिखाया और करंट लाइफ में आप उसका इम्प्लीमेंट कैसे कर रहे हो? आर्मी लाइफ में जैसे मैं अभी एज ए जीएसयू, जिसको हमें जूनियर लीडर ही बोला जाता है, जी। हम जूनियर लीडर होते हैं, हमें जूनियर कमीशन अफसर बोला जाता है। तो हम लोग जो ये लीडरशिप है, ये हमारी बेसिक से लेके आगे तक चलती है। जी। क्योंकि एक सेक्शन कमांडर जो होता है हमारा, सबसे जो फॉरवर्ड में लड़ने वाला और सबसे पहला जो लीडर वही होता है। और उसके बाद में फिर पीछे पीछे चलते जाते हैं, प्लेटून में आ जाते हैं, फिर बटालियन कंपनी लेवल में आ जाते हैं, बटालियन में ऐसे चलते रहते हैं, फिर आगे आगे लेवल बढ़ते जाते हैं। जी। तो लीडरशिप में एक लीडरशिप का हमें जो पहले सुनने को मिलता था, उसका एक मतलब चेंज हो गया है कि पहले एक बोलते थे कि जो मैं कहता हूं वो करो। जी। लेकिन आज की डेट में लीडरशिप में ये उदाहरण चेंज हो गई है कि जो मैं करता हूं वो करो। तो सबसे पहले मेरा लीडरशिप में ये है कि मैं आज भी अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करता हूं, और मैं बाकी सभी को भी ये सजेस्ट करता हूं कि लीडरशिप में सिर्फ ये नहीं कि ऑर्डर पास कर दो, किसी को बोल दो मुंह से जी। कि आप ये कर दो। पहले आपको ये देखना है कि क्या ये काम मैंने किया है या मैं ये खुद कर सकता हूं, तब आप दूसरे को बोलो। क्योंकि मैं अगर बोलूं कि मैं पहाड़ी से चढ़ के छलांग लगा सकता हूं या मैंने कभी लगाई है, तभी मैं अपने जवान को, नीचे वाले को बोलूंगा कि भाई तू भी ऊपर से कूद। जी। उसको भी पता होना चाहिए कि मेरा लीडर कूदा है इसमें से और वो कूद सकता है, तो वो भी जाएगा। जी। लीडरशिप में मैं, ये तो हमारी सैनिक जो लाइफ में लीडरशिप की बात है, और आज भी मैं यही इम्प्लीमेंट करता हूँ अपनी लाइफ में। मैं चाहे वो पर्सनल हमारी लाइफ हो, घरेलू काम हो, या ऑफिशियली काम जिसमें मैं अभी एजुकेशन डिपार्टमेंट में ड्यूटी करता हूँ, या कहीं भी कुछ भी, तो मैं सब में वही बात आगे रखता हूँ कि जो मैं कर सकता हूँ या मैंने किया है। तो मैं बाकी भी सभी देशवासियों को ये अपील करता हूँ कि आप ये, हम सैनिक हैं तो हमारा एक लीडरशिप का तरीका अलग है। जी। घर में हमारे माँ बाप वो हमारे लीडर हैं। आप किसी स्कूल में जाते हैं तो हमारे जो टीचर हैं वो हमारे लीडर हैं।
किसी ऑर्गेनाइजेशन में चले जाओ, जो हमारा वहाँ कुर्सी पे जो सीनियर बैठा है वो हमारा लीडर है। तो घर में एक जिसको बोले घर से लेके बाहर तक हर इंसान को ये सोचना है कि मैं किसी को अगर कुछ काम बोल रहा हूँ तो क्या वो उसके करने के लायक है, वो कर सकता है, या मैंने कभी किया है या मैं कर सकता हूँ। इसलिए ये चीज़ सबके लिए बहुत ज़रूरी है कि किसी को बोलने से पहले पहले उसका देख लें कि हाँ ये काम उसकी पहुंच में है या नहीं। जी। तो सर आपने एक आंदोलन भी स्टार्ट किया है, युद्ध अपने विरुद्ध। तो ये सोच कहाँ से आई आपको? ये एक सोच ही है, ये एक सोच ऐसी है कि जिसके लिए आपको खुद से लड़ना है। युद्ध अपने विरुद्ध ये ऐसी सोच है कि ये हम सब के लिए है। ये एक ऐसा युद्ध है कि जो हम सब के खिलाफ है, हम सबको लड़ना है मिलके, और हम सब जीतेंगे अवश्य इसको। क्योंकि आज की डेट में यही एक जो युद्ध है हम लड़ नहीं पा रहे, और तरह तरह के युद्ध चल रहे हैं। जैसे अभी पंजाब में एक युद्ध चल रहा है, मिशन चल रहा है, युद्ध नशे विरुद्ध। जी। तो क्या नशा बंद हो गया? नहीं हुआ। ये भी मैं सभी देशवासियों से, इसमें सभी देशवासियों को मैं इसलिए शामिल कर रहा हूं कि कोई इसमें छोटा बड़ा नहीं, मैं हर देशवासी जो जिसका नाम देश की सूची में शामिल है, इसमें सब शामिल है। हम सब देशवासी अगर इस चीज़ को सोचेंगे तो सब काम सही हो जाएगा। हमने कोरोना को हरा दिया। जी। कोरोना में आया था कि कोरोना को हराना है, तो हम इस मिशन में हम नशे को क्यों नहीं बंद कर पा रहे? कहीं ना कहीं सोचने वाली बात है, ये क्यों नहीं बंद हो रहा। वहाँ जब देश लॉक हो गया था कोरोना टाइम में, देश में एक ये पति पत्नी को, माँ बाप को साथ में बैठने नहीं दिया जाता था गाड़ी में दोनों को। तो जब वहाँ हम इतना सिस्टमैटिक सिस्टम से कंट्रोल कर सकते हैं, हम एक जो कुदरती आफत को रोक सकते हैं पूरा देश मिलके, तो ये तो एक इंसान के द्वारा फैलाई गई आफत है नशा। इसको हम बंद नहीं कर सकते क्या? इसमें हमारे पूरे देश का इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, सबका होना चाहिए। क्यों नहीं बंद हो पाएगा? जी। लेकिन अगर इसको हम बंद कर नहीं पा रहे तो कहीं ना कहीं ये हमारा फेलियर है। हमें सबको सोचना है, और जो लोग ये काम गलत कर रहे हैं उनको भी थोड़ा सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि आप थोड़ा सही तरीके में आए। आज नहीं तो कल ये भी तो बंद तो होना ही है। जिस दिन सब ने कोशिश कर ली, आज तक आपने देखा है कि हर काम जो है, जो गलत काम बहुत लंबे समय तक नहीं चला, वो बंद हो ही जाता है। तो ये भी एक दिन बंद हो जाएगा, जिस दिन देशवासी देश पूरे इकट्ठे हो गए, ये बंद पक्का होगा। और सेल्फ डिसिप्लिन और सेल्फ कंट्रोल को अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में कितना सेपरेट रखना चाहिए? ये सेल्फ डिसिप्लिन में मैम अगर बात करें तो सेल्फ डिसिप्लिन भी एक आपकी खुद की ही लड़ाई है। आपको अपने आप को डिसिप्लिन में रखना ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आपके अंदर डिसिप्लिन है, आपका खुद का एक कोई स्टैंडर्ड है, मेंटेन है, तो आप उसको मेंटेन रख के चलते हो, उसके अकॉर्डिंग काम पूरा करते हो, तो जाहिर सी बात है कि आपका सेल्फ कंट्रोल भी बना रहेगा। क्योंकि अगर डिसिप्लिन है तो कंट्रोल है। जी। अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले मैं लोगों को देखता हूं वो शॉर्टकट अपना रहे हैं, शॉर्टकट से आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। वो शॉर्टकट भी ऐसा लेते हैं कि आगे चल के उनको कहीं ना कहीं बर्बाद होना पड़ेगा। जैसे हम देख रहे हैं नए नए यंग लड़के हैं जो हैं, वो गलत तरीके से पैसा कमाने की कोशिश कर रहे हैं। उनको या तो कोई मोटिवेट करने वाला नहीं, या कोई करता है तो उसको मूर्ख समझते हैं। अगर मैं जाके किसी को समझाऊंगा
तो वो सोचेगा यार इसको क्या पता है, मैं ज़्यादा बेटर हूँ। यहाँ पे कहीं ना कहीं ये चीज़ें जो है नुकसान दे रही हैं, हमारे यंगस्टर को दे रही हैं, हमारे देश की पब्लिक को दे रही हैं, हमारे देश को दे रही हैं नुकसान। तो सेल्फ कंट्रोल में यही है कि अगर आप अपने ऊपर, अपनी एक्टिविटी के ऊपर, अपने काम के ऊपर सही से फोकस करो, उसको पॉजिटिवली लो, और बिल्कुल जैसे मैं अपने आप पर, मान लो मैंने ये मिशन शुरू किया है कि युद्ध अपने विरुद्ध, हाँ जी। तो मैं दूसरे को कह रहा हूँ कि भाई अपनी सोच बदल, कुछ अच्छा करो, कुछ अच्छा सोचो। तो मैं कितना अच्छा करने की कोशिश कर रहा हूँ, कितना अच्छा सोच रहा हूँगा, हम्म, तो मुझे कितनी पॉजिटिविटी के साथ चलना पड़ेगा। अगर मैं एक ऐसे मिशन को लॉन्च कर रहा हूँ, ऐसे मिशन को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ कि जिसमें है ही सबसे बड़ा चैलेंज है, जी क्योंकि मैंने ये किसी एजुकेशन डिपार्टमेंट के अपने साथी के साथ डिस्कस किया था, जी तो उन्होंने भी मुझे बोला यार सबसे बड़े तो यही तो सबसे बड़ी चुनौती है जो आप लॉन्च करने वाले हो, जो आप आगे लोगों को सिखाना चाहते हो, तो यही तो हो नहीं पा रहा आज। खुद अगर के ये हो जाए तो देश तो स्वर्ग बन जाए। क्योंकि हर इंसान आज की डेट में यही सोचता है कि नहीं, मैं तो बस, मुझे अपने से मतलब, सेल्फिश टाइप हो रहे हैं लोग। खुद के ऊपर इम्प्लीमेंट कम करते हैं जी बिल्कुल, और क्योंकि हमारी सोच सेल्फिश हो गई है। जिस दिन हम सेल्फलेस हो जाएंगे जी उस दिन देश का कुछ ना कुछ सुधार जरूर हो जाएगा। कि सबसे पहले अपनी सोच बदलो, दुनिया बिल्कुल की अपने आप बदलती जाएगी। बिल्कुल। तो सर हमारा जो यूथ है उसको आप क्या मैसेज देना चाहोगे? हमारे यूथ को मैं मैसेज ये देना चाहता हूँ कि देखिए, हमने जो आज तक इतनी लाइफ में मैंने जो देखा है, और भी लोगों ने बहुत देखा होगा, हमसे बहुत सीनियर भी होंगे, बहुत नॉलेज वाले भी होंगे, सबकी अपनी अपनी नॉलेज है। हर कोई इंसान इस देश में कुछ ना कुछ अपने आप को, मतलब जिसको बोले कि आज की डेट में हर आदमी अपने आप को फन्ने खा समझता है, जी कोई भी किसी से कम नहीं है। लेकिन सोच में मैं जरूर बोलूँगा कि ऐसे सोच के चलना हर किसी के बस की बात नहीं है। लेकिन इसको मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हम जितने लोगों को पास ये पहुँचाएँगे मैसेज, तो चाहे रेश्यो कम रहे लेकिन जाएगा ज़रूर। बिल्कुल इसको पॉजिटिवली hungaरा मिलेगा। और यंगस्टर के लिए मैसेज मेरा ये है कि जो शॉर्टकट है, आपको मैं सीधा बात बोलूँ कि गलत रास्ता, ये एक दिन आपको बर्बाद कर देगा। जी क्योंकि मैंने जो लाइव एग्जांपल देखे, मैं सुनी सुनाई बात के ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं करता। जो लाइव मैंने देखा है, अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस देखे हैं मैंने, कि अगर आप आज कुछ गलत काम करके पैसा कमा रहे हो, अपने पास ज़मीन जायदाद इकट्ठी कर रहे हो, जी आज जो यंग जनरेशन कर रही है कि छोटी उम्र है, पैसा जल्दी बन रहा है। पैसा जल्दी कैसे बन रहा है कि नशा किसी को दिया, किसी से लिया, या फिर कोई ऐसा क्राइम किया जिसमें आपको जल्दी पैसा मिल जाएगा, जी और उसको लगता है कि हाँ मैं तो बहुत बड़ा इंसान बन गया। जो गलत तरीके से करी हुई कमाई, ये मैं सभी देशवासियों के लिए ही मैसेज देने का है कि वो आज नहीं तो कल वो आपके हाथ से जाएगी ही जाएगी। आपके पास सिर्फ जो आपकी मेहनत की कमाई है वही रंग लेके आएगी। बिल्कुल क्योंकि जो गलत तरीके से करी हुई कमाई आज एक दिन आपको रोशनी देगी। आपको अंधेरे में भी लगेगा हाँ मैं तो बहुत, मेरे तो चारों तरफ चांद सितारे हैं, मैं तो बहुत बड़ा इंसान हूँ, मेरे जैसा तो कोई है ही नहीं, जी एकदम उजाला उजाला नजर आएगा आपको हर तरफ। लेकिन ये जब कमाई जाएगी तो आपकी लाइफ में ऐसा अंधेरा करके जाएगी कि आपको दिन के सूरज में भी कुछ दिखाई नहीं देगा। जी बहुत अच्छी बात कही सर आपने। अगर हर किसी की सोच आपकी तरह होगी तो देश बदलते टाइम नहीं लगेगा। तो इसमें हमारे बहुत से व्यूवर्स के बहुत से डाउट्स क्लियर हो गए होंगे।
जो आपने अभी बोला है कि युद्ध अपने विरुद्ध, सबसे पहले बात। तो बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके, बहुत थैंक यू बहुत मैम। शुक्रिया आपका। थैंक यू मैम।